हेलो बच्चों, कैसे हो आप? और घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और ये हमारा बेटा थर्ड चैप्टर का लास्ट वीडियो है। एंड बाय दिस वीडियो वी शैल कंप्लीट आवर थर्ड चैप्टर। और हमारे जो सिलेबस के सबसे बड़े फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो आज फिनिश हो जाएंगे इसी वीडियो के साथ। और आई होप आप सभी इंटरेस्टिंगली बीएसटी के वीडियोज देख रहे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टुडे वी शैल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी जो हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक पढ़ा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें कि हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कॉम्पिटिटर को बीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्टीमेटली बेटा आज के टाइम में जो इंपॉर्टेंस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये आप सभी जानते हैं। क्यों बढ़ गया है? बिकॉज एज वी ऑल नो वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन। आज एक मार्केट में डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए आपके लिए मैंने ये 2 चीजें हाईलाइट की है कि आज का जो है हमें टफ कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ रहा है। बीइंग ए बिजनेसमैन वी आर फेसिंग ए कट थ्रॉट कंपटीशन इन द मार्केट। और हैविंग गुडनेस इज नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। यानी अच्छे तो सभी हैं, आज के टाइम में सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, एवरी कंपनी इज मेकिंग ए गुड प्रोडक्ट्स, but having goodness is not sufficient, we have to be competitive, that means we have to be better than others। आपको औरों से अच्छा बनना है, और औरों से अच्छा बनने का मतलब आपको अपनी जो प्राइसिंग है बेटा, अपनी प्राइसेज आपको नीचे रखनी है, और आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है बेटा, तो आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो आपको ऊपर रखनी है। इसी का मतलब है आपके कॉम्पिटिशन, कि आपको अपनी कीप द प्राइसेज लोअर एज लो एज पॉसिबल, और हाउ कैन वी प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, तो आज हमें जो है बेटा एक बहुत भयंकर वाला कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो आपको उस कंपटीशन को ओवरकम करना पड़ेगा। मतलब आपको अपने कॉम्पिटिटर पे एक एज हासिल करना पड़ेगा, यानी आपको अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो आप उसे बीट नहीं करेंगे तो वो आपको बीट डेफिनेटली कर देगा। देखो बेटा गेम में 2 ही चीजें होती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है, स्ट्रेटेजी जो है, इट्स लाइक ए गेम। अब गेम में या तो आप अगले को हरा लो, वरना अगला तो आपको हरा ही देगा। तो वाली चीज है। 2 चीजें यहाँ पे मैंने फोकस करने वाली है कि एक तो आज हमारी जो पूरी दुनिया है वो क्या होगी, ग्लोबलाइजेशन होगी। आज ये हम कोई डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस नहीं कर रहे हैं, पूरा ग्लोबलाइजेशन आपका 11th में भी पढ़ा हुआ है, जो हमारा एलपीजी का कॉन्सेप्ट होता है। एलपीजी आपको याद होगा बेटा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये पूरा हमने 11th में पढ़ा हुआ है। तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब कम टू द पॉइंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपने देखा था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो हमारे मैनेजमेंट के साथ साथ चलता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में वी शैल मेक स्ट्रेटेजी, यानी प्लान्स बनाएंगे, एंड आफ्टर दैट वी शैल एग्जीक्यूट देम, वी शैल इंप्लीमेंट देम, और उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को हैंडल करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? और सबसे मेन जो आपका फोकस है वो 2 चीजों पे है, कंपटीशन पे। और कंपटीशन को फेस करने का तरीका है कि कीप द प्राइसेज लोअर एज लो एज पॉसिबल, एंड हाउ कैन वी इंक्रीज आवर प्रोडक्ट क्वालिटी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। देखो हैविंग गुडनेस इज नॉट सफिशिएंट इन द मॉडर्न एरा। अच्छे तो सारी प्रोडक्ट्स हैं, वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, दैट मीन्स वी आवर प्रोडक्ट शुड बी बेटर देन अदर्स। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी हमें ये कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है।
अब बेटा इसका पूरा टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में हमारे डिस्कस कर लिया था, डेफिनेशंस मीनिंग भी कर लिए थे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने डिस्कस कर ली थी। टुडे वी शैल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस जो है वैसे भी इंपॉर्टेंस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये बेटा आपके 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 में नहीं आया है, दिस क्वेश्चन हैज कम इन द एग्जाम ऑफ 2019। तो ये 2021 में आपके वापस रिपीट हो सकता है। दैट मीन्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो आ रहा है, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आया है। तो आइए इन पॉइंट्स को समझना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि हमें कंपटीशन को फेस करना है, हमें कंपटीशन से ओवरकम करना है, हमें हमारे कॉम्पिटिटर को बीट करना है, और विदाउट स्ट्रेटेजी दिस टास्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड। और एक बेटा आज की इस कंपटीशन में हाउ कैन वी अर्न प्रॉफिट, ये भी एक डिफरेंट आर्ट है। कंपटीशन में प्रॉफिट कमाना इज नॉट एन इजी टास्क, तो वी हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली। कॉमन चीजें सभी कर रहे हैं, सभी अप्लाई कर रहे हैं, जितना ब्रेन जिसके पास है वो सब अप्लाई कर रहे हैं, तो वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो ये चीजें आपको समझनी है कि हाउ कैन वी अर्न ए रीजनेबल या ए सुटेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन दिस कॉम्पिटिशन। तो ये भी आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताता है। ठीक है, तो ये दो चीजों के लिए हम ये पढ़ते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंस में आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लेट्स बिगिन। बेटा हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, वो है एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में गिवन है और कल मैं आपको इसके नोट्स सेंड कर दूंगा। ठीक है, और नोट्स आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं, फिलहाल आप समझने पे फोकस रखिए। तो पहला पॉइंट है बेटा एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। देखो बेटा, स्ट्रेटेजी के साथ क्या है, आप अपने बिजनेस को एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हो। आपने मैनेजमेंट में जाना था कि दो चीजें मैनेजमेंट में होना जरूरी है, एक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अगर हमारी एफिशिएंसी गिरेगी तो मिसयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होगा, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली हम हमारे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। देखो, आपको पता है कंपटीशन को फेस करने का तरीका क्या है। कंपटीशन को फेस करने का तरीका है कीप द प्राइसेज लोअर, एज लो एज पॉसिबल, एंड वी शुड इंक्रीज अवर प्रोडक्ट क्वालिटी। अब देखो, प्राइसेज कब लो रख पाओगे, जब कॉस्ट को लो रख पाओगे, और कॉस्ट लो कब आएगी, जब एफिशिएंटली बिजनेस को ऑपरेट करोगे। तो पहला इंपॉर्टेंस तो इसका ये है कि विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखो, इन इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है तो उसको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंस है उसकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट करने में। तो एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अब इसके बारे में आपके मॉड्यूल में क्या लिखा है, आपके मॉड्यूल में लिखा है इट इज पॉसिबल बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ एनी बिजनेस इज पॉसिबल बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। The reason for this is that changes can be easily assessed with this type of management. देखो, एनवायरमेंट में आपको मैंने बताया था ये SWOT एनालिसिस करता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये SWOT एनालिसिस करता है, स्ट्रेंथ वीकनेस। स्ट्रेंथ की वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्ट्रेंथ वीकनेस। स्ट्रेंथ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है, वीकनेस हमारे लिए थ्रेट लेके आती है। तो ये कंप्लीटली आपके एनवायरमेंट को स्कैन करता है। ठीक है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, हायर लेवल्स पे भी पढ़ोगे ये टॉपिक आप। तो चेंजेस को बहुत अच्छे से असेस्ट कर सकते हैं। इनोवेशन कैन बी डन, तो आपको पता ही है, पीटर ड्रकर ने भी कहा है कि इनोवेशन, नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट इनोवेशन। आज आप देखो कि वही स्ट्रेटेजी जो आपकी 5 साल पहले चल रही थी आज चलेगी नहीं चलेगी, पिछले साल जो चल रही थी वही नहीं चलेगी। एज पर द मैक्रो एनवायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट, वी हैव टू मेक न्यू स्ट्रेटेजी। इनोवेट करना पड़ेगा आपको। और इनोवेशन कैन बी डन टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज को आप डिस्काउंट कर सकते हैं।
फ्यूचर को थोड़ा ज्यादा बेटरली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, बिजनेस की रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं और एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर होगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बेटा, स्ट्रैटेजी बनाने से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक तो सबका रोल क्लियर हो जाता है कि किसको क्या रोल परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे हमने सपोज दैट एक क्रिकेट मैच है और हमारे कैप्टन ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम इस तरह से इस बैट्समैन को आउट करेंगे, यहाँ फील्डिंग लगाएंगे, इस प्लेयर का ये रोल रहेगा। है, इवन क्रिकेट में आपने देखा होगा स्लेज भी करते हैं, स्लेजिंग करते हैं, कुछ गाली वाली निकालते हैं ताकि अगले को हम एक्साइटनेस में ला सके, उससे एरर क्रिएट करवा सके। तो एवरीथिंग इज फाइन इन लव एंड वॉर, एज यू नो। तो इस तरह से हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जब भी कोई टीम स्ट्रैटेजी बनाती है तो उसमें हर प्लेयर को अपना रोल बताया जाता है कि भैया तेरा रोल ये है। तो उसी तरह से आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंप्लॉयज होते हैं उनको उनका रोल जो होता है वो बड़ा क्लियर होता है माइंड में, भैया आपका ये रोल है इस स्ट्रैटेजी में। तो इससे क्या आता है, इट विल ब्रिंग क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आइए आपकी बुक से पढ़ते हैं। थ्रू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अवेयर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वही एम्प्लॉयज आपके अवेयर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर रहेगा उनके माइंड में, सो दैट दे कैन फॉलो देम एंड बी मोटिवेटेड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। तो आराम से उनको फॉलो करते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए मोटिवेट होते हैं। दिस इज आपकी thus it is known to the employees that, ये अंडरलाइन करेंगे बुक्स में और नोटबुक में भी नोट करेंगे कि उन्हें अच्छे से पता रहता है, एम्प्लॉय जो है उन्हें अच्छे से पता रहता है कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन होपिंग फॉर देम, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन होपिंग फॉर देम, कि ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए क्या होप कर रही है, उनसे क्या होप कर रही है। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन होपिंग फॉर देम, यानी ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या आशा रखती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या चाह रही है, वो मुझे पता होगा एग्जैक्टली, तभी तो मैं दूंगा। तो व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन होपिंग फॉर देम एंड वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग। तो एक तो आपको ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, कहां हम जा रहे हैं, और एक आपको ये पता चलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमसे चाहती क्या है, वो हमसे क्या आशा रखती है, ताकि हम उसे फुलफिल कर सकें। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बेटा हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस। अब देखो, आप एनवायरमेंट को जितना अच्छे से स्टडी करोगे, जितना अच्छे से समझोगे, उसको फेस करने में उतना ही आपको फायदा मिलेगा और बेनिफिट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखो बेटा, ये रहा आपका स्वॉट एनालिसिस। दिस इज योर स्वॉट एनालिसिस। अब आप देख रहे हो कि स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्ट्रेंथ विल ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अस, वीकनेस विल ब्रिंग थ्रेट फॉर अस। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जब भी हम एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो वहां हमारे लिए खाली थ्रेट ही थ्रेट थोड़ी है, अपॉर्चुनिटीज भी तो है। और अगर थ्रेट को भी अपॉर्चुनिटी बनाना है, अगर आपको थ्रेट को भी अपॉर्चुनिटी बनाना है तो आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल दीजिए। अब आज देखिए, कोरोना पीरियड में जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन ने ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, चारों तरफ बिजनेस गिर रहा है। लेकिन जिन जिन प्लेटफॉर्म्स ने, जिन जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने इस कोरोना एपिडेमिक में, इस कोरोना पीरियड में ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सप्लोर किया है और बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड की है, तो उनका बिजनेस इस आपके इस रेसेशन पीरियड में भी इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वीकनेस को, भाई हम लोग ऑफलाइन बढ़ा रहे थे, अब हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको थ्रेट को अपॉर्चुनिटी बनाना है, कोई कहेंगे सर हाउ कैन वी चेंज आवर थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटी? वेरी सिंपल, आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लो। सपोज दैट आपको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है, देन यू शुड नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, अदरवाइज यू कैन नॉट ऑपरेट एट वेयर। तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ कैन वी कन्वर्ट अवर थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। वेरी सिंपल, first of all you have to convert your weakness into your strengths.
जैसे आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, तो आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलोगे तो थ्रेट भी अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगा। तो एक तो एनवायरमेंटल चेंजेस को काफी अच्छे से फेस कर सकते हैं, और एक आपके बेनिफिट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हम ले सकते हैं। अब आपकी बुक से देख लेते हैं इसे। तो आपकी बुक में कहा गया है कि विद स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट मैनेजर्स आर एबल टू कॉप अप, वो कॉप अप कर पाते हैं, मतलब एडजस्ट कर पाते हैं, नॉट ओनली विद एनवायरमेंटल चैलेंजेस बट ऑल्सो क्वालिफाई टू टेक एडवांटेज ऑफ स्पेशल ओकेजन्स। In the same way, this task also helps to managers to better manage and continuous adjustment with the environment. तो इसके साथ वो बेटर मैनेज कर पाते हैं, एनवायरमेंट के साथ ज्यादा अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो देखो बेटा, स्ट्रेटेजी बनाने से आपको डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प मिलना ही मिलना है। अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपको, और स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। आपको मैं बता दूं, ए स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट ए डिसीजन मेकिंग। एक स्ट्रेटेजी में हम प्लान बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, और आप जानते हैं प्लानिंग करते समय वी हैव टू मेक बेस्ट डिसीजंस। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से आपके होता क्या है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। मतलब दिस इज अवर ऑर्डिनरी लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग, और ये एक अलग लेवल पे आपकी चली जाती है जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू डील करते हैं। आइए बुक में पढ़ते हैं। तो हेल्प्स इन मेकिंग बेस्ट डिसीजंस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन मेकिंग बेस्ट डिसीजंस। ही प्रोवाइड्स देम विद एसेंशियल एलिमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। एक तो ये क्या है, आपको रॉ मटेरियल इतना अच्छा देता है। देखो बेटा, डिसीजन करने के लिए भी हमें इंफॉर्मेशन इनपुट चाहिए। हमारे पास जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी उतना अच्छा डिसीजन हम ले पाएंगे। तो एनवायरमेंट को प्रॉपरली स्कैन करके और फ्यूचर प्रेडिक्शंस करके, फ्यूचर को एस्टिमेट करके, वैसे तो आप जानते हैं नो वन कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर एग्जैक्टली, केवल भगवान को ही पता है क्या होने वाला है, बट वी कैन ट्राई एट अवर लेवल, जितना भी कर सकते हैं। तो एक तो ये आपको इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी प्रोवाइड कर देता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग अपने आप अच्छी हो जाती है। फिर हेल्प्स इन्वेस्टिगेट द मैन प्रॉब्लम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एक इंस्टीट्यूट की जो मैन प्रॉब्लम है उसे इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करता है। दिस इज ए सेफ वे टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। देखो स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, देखो आपको पता है आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन करेगा, आपका कॉम्पिटिटर। और इसमें हम उस कॉम्पिटिटर को ही पकड़ के चलते हैं कि भाई हमारे इस एक्शन के अगेंस्ट उसका रिएक्शन क्या होने वाला है, उसका प्लानिंग हम पहले से करके चलते हैं उसको काउंटर करने की। इट शोज द बेस्ट ऑप्शन, ये आपको बेस्ट ऑप्शन शो करता है कि भाई कंपैरेटिवली आपके पास ये ऑप्शंस है। फोर्स मैनेजर्स टू थिंक ऑफ द फ्यूचर, ये मैनेजर्स को फोर्स करता है कि व्हेनेवर यू आर टेकिंग डिसीजन यू शुड नॉट थिंक अबाउट ओनली प्रेजेंट सिचुएशन, वी हैव टू लुक प्रेजेंट सिचुएशन एज वेल एज अवर फ्यूचर सिचुएशन। क्योंकि जो सिचुएशन आज के लिए बेस्ट है वो फ्यूचर में भी तो वर्क करना चाहिए। पता चले आज के लिए बेस्ट है पर 6 महीने बाद फेल हो गए। तो स्ट्रेटेजी हमें इस तरह बनानी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिट लेके आए। जैसे जियो ने बनाई थी स्टार्टिंग में और आज कमा रहा है शानदार। तो इट हेल्प्स इन बेस्ट डिसीजन मेकिंग। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन द एबिलिटी। तो अनडाउटेडली एबिलिटी तो बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की। अगर आप इतना अच्छे से मैनेज करोगे तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज अवर एबिलिटी और कैपेसिटी, बोथ ऑफ देम। कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा, कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो चीजें आपकी बढ़ा देगा, एक तो आपकी एबिलिटी को बढ़ा देगा ऑर्गेनाइजेशन को, एक आपकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो दो चीजें, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें। एबिलिटी इंक्रीज कर देगा, कैपेसिटी इंक्रीज कर देगा। द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज थ्रू कॉम्पिटेंसी। देखो बेटा, आपको पता है ना कंपटीशन जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपटीशन से हमेशा आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। देखो भले ही अगर हम मोनोपोली में होते, इफ वी वर इन द सिचुएशन ऑफ मोनोपोली, तो अगर हम मोनोपोली में होते तो हम हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाने का काहे को सोचते, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो बिक रहा है, बिकॉज वी वर इन द सिचुएशन ऑफ मोनोपोली। बट आपको पता है कि वी वर नॉट इन द सिचुएशन ऑफ monopoly and we were not or we are not in the situation of monopoly. In market we are facing monopolistic competition. ठीक है,
तो परफेक्ट कंपटीशन भले ही ना हो, बट वी आर फेसिंग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आज एक ही चीज के पॉसिबल सप्लायर्स हैं, आप में खुशबू नहीं आती है, कोई सुगंध नहीं आ रही है आप में कि अगला आपके पास आएगा, तो हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा हमारे कस्टमर। वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, अदरवाइज वी कांट सर्वाइव इन द मार्केट। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज थ्रू कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी इज द रीजन दैट इट एस्टैब्लिश ऑप्टिमम कोऑर्डिनेशन। एक तो स्ट्रैटेजी से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हर बंदे को उसका रोल पता है कि बेटा तेरे को ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, सबका रोल बड़ा क्लियर है। तो इट विल ब्रिंग बेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बेटर होगा तो कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क रुक जाएगा, एफर्ट्स हमारे सेव होंगी। ठीक है, तो ऑप्टिमम कोऑर्डिनेशन विद द एनवायरमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट इन परफॉर्मेंस। एक दूसरे में टकराव होना बंद हो जाएगा एम्प्लॉइज वगैरह में। इंश्योर सक्सेस एट लो लाइन लेवल, जो नीचे वाला लेवल है उस पर सक्सेस मेक श्योर हो जाएगी। इन एडिशन इट ऑल्सो रिड्यूसेस द इंटरवल एंड रिपीटिशन बिटवीन द एक्शंस। आ गया ना वही कोऑर्डिनेशन से कम्युनिकेशन। देखो कोऑर्डिनेशन से कम्युनिकेशन बेटर होता है, कम्युनिकेशन से कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और रिपीटिशन यानी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क विल बी स्टॉप्ड। ठीक है, between the actions of different individuals and groups as it explains the role of each person under participation। देखो इसका सबसे मेन चीज क्या है कि स्ट्रेटेजी में आपकी क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो ना बेटा, उसमें हर बंदे का जो रोल है ना वो बड़ा क्लियर होता है। जैसे आपने देखा होगा जब रोहित शर्मा और शिखर धवन बैटिंग करते हैं, तो रोहित शर्मा स्टार्टिंग में बड़ा डिफेंस करके खेलता है, 10 बॉल में 3 रन 4 रन, और वो उसको क्या सेट होने में टाइम लगता है। हर प्लेयर का एक डिफरेंट गेम होता है, तो उसको सेट होने में टाइम लगता है, तो वो आराम से टाइम लेता है। और शिखर धवन को ये चार्ज देके भेजते हैं कि तेरे को मारना है, आउट हो जाए कोई बात नहीं, पीछे विराट कोहली बैठा है और बहुत सारी बैटिंग लाइनअप पड़ी है, तो आपको अटैक करना है, तो रोहित विल डिफेंड एंड यू विल अटैक। तो इट इज ए स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसमें रोल क्लियर है अगले का। तो एक प्लेयर चांस लेगा और दूसरा प्लेयर रोक के खेलेगा, यानी विकेट को बचा के खेलेगा। तो इस वजह से क्या होता है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एबिलिटी भी बढ़ती है और उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंप्रूवमेंट। अब किस चीज में इंप्रूवमेंट कर रहा है ये इंप्रूवमेंट कर रहा है आपके एम्प्लॉय की मोटिवेशन। ठीक है, तो बेटा इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, बहुत शानदार रिवॉर्ड सिस्टम होता है। क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेटेजी बनाई है। अब आपको पता होगा कि जब आप अपने कैप्टन के प्लान को एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कर दोगे तो द ऑर्गेनाइजेशन विल बी हैप्पी, प्रॉफिट्स विल बी क्रिएटेड, तो इसलिए आपको एक प्रॉपर रिवॉर्ड मिलेगा। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक शानदार रिवॉर्ड सिस्टम होता है, और जो भी एम्प्लॉयज अपने प्लान्स को परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं उन्हें एक शानदार रिवॉर्ड दिया जाता है। इसलिए इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय का मोटिवेशन इससे बढ़ता है, उसे पता है कि अगर मैंने मेरा काम कर दिया तो मेरे लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, काफी सारी होने वाली है। तो इसलिए क्योंकि इसमें प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम है, कि ऐसे नहीं है कि आपने परफॉर्म किया और आपके परफॉर्म को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, आपके परफॉर्मेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इफ यू विल परफॉर्म एज पर योर स्ट्रेटेजी then you will get a handsome amount of reward prize in terms of monetary as well as non monetary। तो इसलिए एम्प्लॉय क्या रहता है, मोटिवेट रहता है। आइए बुक से पढ़ते हैं। तो इंप्रूवमेंट इन एम्प्लॉय मोटिवेशन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, द एसेंशियल स्टेप्स कंटेन्ड इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, द पर्पज एंड गोल इज क्लैरिफाइड। पर्पज तो वैसे ही क्लियर है। इनहेरेंट प्रोडक्टिविटी, अब देखो यहां से बॉक्स में करना, प्राइस रिलेशंस आर praised by the employees as a result of these entire employee motivation increases। ठीक है, प्राइस दोगे तो मोटिवेट क्यों नहीं होंगे। अभी जैसे आपको बोल दे कि भैया जो बच्चे 90% से प्लस लाएंगे उनको 1-1 लाख का प्राइस मिलेगा स्कूल की तरफ से, तो आपको पता है आप जी जान लगा दोगे। तो मोटिवेशन तो भैया मोटिवेशन ही होता है। अगला चैप्टर हमारा मोटिवेशन ही है, कि आपको स्टिमुलेट करेगी, इंड्यूसिंग, इंस्पायरिंग, स्टिमुलेटिंग, है ना। जैसे चूहा मोटिवेट होता है ना उस रोटी के टुकड़े को देख के, जैसे हम जाल में रोटी का ब्रेड का टुकड़ा लगाते हैं
एक पीस ऑफ ब्रेड लगाते हैं और जाल को इस तरह से सेट कर देते हैं, चूहा आता है उसमें वो फंस जाता है। तो वो जो ब्रेड का टुकड़ा है ना उसको बोलते हैं स्टिम्युलेटर यानी उद्दीपक। तो उसको स्टिम्युलेट करता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, आ जा आ जा आ जा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर विल बी मोटिवेशन और वी विल हैव फन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मोटिवेशन। अब आपके आगे से छोटे छोटे चैप्टर आने वाले हैं और दीज चैप्टर्स विल बी सो मच इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा मोटिवेशन ही होने वाला है, जिसमें हम स्टिम्युलेटिंग, इंड्यूसिंग, इंस्पायरिंग करते हैं। तो फिलहाल आपने देखा होगा कि बिकॉज ऑफ ए प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम, ए प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम, एम्प्लॉयज क्या होते हैं मोटिवेट, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ चेंजेस, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा कि आप सबको पता है कि डोंट लाइक चेंजेस। देखो ह्यूमन बीइंग जो है बेटा ये बाय नेचर लेजी होता है। आप भी लेजी हैं, मैं भी लेजी हूं। मैं दूसरे की बात करूं, पहले मेरी ही कहूं, मैं भी लेजी हूं। लेकिन देखो बेटा एक ह्यूमन बीइंग की खास बात ये भी है कि ये लेजीनेस हमारे तब तक ही रहती है जब तक हम काम स्टार्ट नहीं करते हैं। जब हम काम स्टार्ट कर देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम उसे इंजॉय करने लग जाते हैं तो फिर हम हमारा बेस्ट देते हैं। जैसे जब मैंने आपका ये लेक्चर बनाना स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने से पहले आई वॉज थिंकिंग अरे यार कौन बनाएगा इतना बड़ा लेक्चर, कैसे बनाएंगे। लेकिन जब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं तो अपने आप जो गॉड है वो रास्ता बनाता चला जाता है। तो बीइंग ए ह्यूमन वी ऑल आर लेजी, आई एम ऑल्सो ए लेजी मैन। हर इंसान में लेजीनेस होता है। मेरे जैसे लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं वी आर एक्टिव, फलाना नहीं करना। आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। तो इसलिए हम जो है वो चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। वी डोंट लाइक चेंजेस। अरे बोले क्या है, बोले यार चल रहा है ना फालतू में, काहे की माथा फोड़ी है। लेकिन आपको पता है चेंजेस हमेशा बेटरमेंट के लिए होते हैं। चेंजेस विल ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। तो जाहिर सी बात है कि जब भी एम्प्लॉयज के साथ या स्टाफ के साथ या वर्कर्स के साथ या मैनेजर्स के साथ कोई चेंजेज आएंगे तो उसको रेजिस्ट करेंगे, वो उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम सेट है दिमाग में, मैं वैसे ही चलना चाहता हूँ। तो ये बाय नेचर ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि वी डोंट लाइक चेंजेस, हम हमेशा चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। बट इसका एक पहलू ये भी है कि जब वो चेंजेस हम अपना लेते हैं तो उसके बाद वी विल फील बेटर। जैसे कंप्यूटर आया था ना, तो कंप्यूटर आया था तो लोगों की सींग आ गया था। एक रूमर फैल गया था कि अरे ये तो 50 आदमियों का काम अकेले कर सकता है, रोज सब बेरोजगार हो जाएंगे, फलाना ढिकना, ऐसा वैसा। कुछ हुआ क्या, बैटरी हुई ना लाइफ। तो चेंजेस को हम रेजिस्ट करते हैं, जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन चेंजेस को बेटरमेंट होता है और उसके साथ हम काफी सारी चीजें सीखते हैं और हमारा काम पहले की कंपैरेटिवली और इजी हो जाता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसे डिक्रीज करता है। किसे डिक्रीज करता है, रेजिस्टेंस। जो हम चेंजेस को रेजिस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि यार नहीं ये लागू मत करो, पहले जैसे रहने दो, तो जो रेजिस्टेंस है हमारा, जो उसको हम विरोध कर रहे थे चेंजेस को, उसको ये डिक्रीज कर देता है। क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि ये चेंजेस क्यों हो रहा है। अब आपने देखा कि पुराने जो हमारे टैक्सेस थे वो कितने कॉम्प्लिकेटेड थे। अब जीएसटी आया है, हालांकि जीएसटी अभी भी पूरी तरह से सेटल डाउन नहीं है, इट विल टेक टाइम, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि इन फ्यूचर वी विल गेट लॉट्स ऑफ एडवांटेज फ्रॉम जीएसटी। इज दैट क्लियर? और रेवेन्यू सरकार का बढ़ेगा, टैक्स कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाएगा। एक वन नेशन वन टैक्स जो जीएसटी का मोटो है। व्हाट इज द मोटो ऑफ जीएसटी? वन नेशन वन टैक्स। तो चेंजेस हमेशा बेटरमेंट के लिए होते हैं। तो जो हम रेजिस्ट कर रहे थे उसको ये डिक्रीज कर देता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वजह से हम उस चेंज को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं कि ये चेंज क्यों ला रहे हैं, इससे हमें क्या एडवांटेज होने वाले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फाइनली इट विल डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ चेंजेस। आइए आपकी बुक से भी देख लेते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 38 पे लास्ट पॉइंट है बेटा, ये चैप्टर इज गोइंग टू फिनिश। सबसे बड़ा चैप्टर है ये आपके सिलेबस का और ये आपने भी फील किया होगा, सबसे बड़ा चैप्टर आप फिनिश कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिड्यूसेज द रेजिस्टेंस ऑफ चेंजेस बिकॉज इट रिमूव्स, क्या क्या रिमूव कर देता है ये, एम्प्लॉइज का, वर्कर्स का, ये काफी सारी चीजें बेटा रिमूव कर देता है। जैसे एक तो इट रिमूव्स देयर मिसकंसेप्शंस, उनकी जितनी भी मिसकंसेप्शंस होती है उस कॉन्सेप्ट को लेकर, उस चेंज को लेकर, क्योंकि वो डरे हुए होते हैं कि यार इस चेंज से मेरा कोई नुकसान नहीं हो जाए। तो इट विल रिमूव मिसकंसेप्शंस
रूमर्स, जो अफवाहें होती है आपस में बातचीत करने से फैलती हैं। फॉल्स अजम्पशंस, जितनी भी फॉल्स अजम्पशंस उनके माइंड में उन्होंने ले रखे हैं, जो रॉन्ग परसेप्शन ले रखे हैं। बाय प्रोवाइडिंग इंटरेक्शन विद एम्प्लॉयज के साथ कंटिन्यूस इंटरेक्शन करके उन सबको, मिसकंसेप्शंस को, रूमर्स को, फॉल्स अजम्पशंस को एलिमिनेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। डिस्कसेज विद देम, उनके साथ डिस्कस किया जाता है। गिव्स इकोनॉमिक इंस्पिरेशन, उन्हें कुछ फाइनेंशियल टेक्निक्स के थ्रू मोटिवेट किया जाता है कि भाई इफ यू विल परफॉर्म देन यू विल गेट दिस। तो गिव एंड टेक का रूल है? बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। समझ में आ गई बात? बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो उन्हें इकोनॉमिक वे में मोटिवेट किया जाता है, कुछ प्राइजेस वगैरह दिए जाते हैं। एक्सप्लेन्स द बेनिफिट्स ऑफ एप्रोप्रिएट चेंजेस, उस चेंज के उन्हें बेनिफिट्स बताए जाते हैं, तो उन्हें एक्सप्लेन किए जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ एप्रोप्रिएट चेंजेस। जो भी हम चेंज करने जा रहे हैं उसके बेनिफिट्स हमें क्या मिलने वाले हैं, आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होने वाले हैं, सोसाइटी को क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि चेंजेस हमेशा बेटरमेंट के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। और डेवलप्स द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, उनके बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है कि भाई हमें कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करना है। आज की लाइफ इज नॉट सो इजी इन प्रेजेंट एरा, हमें भी लाइफ जीने के लिए भी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, हर दिन एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अब ऑनलाइन में आप देखो, टीचर्स को ऑफलाइन से ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। एंड मेक्स द चेंजेस इवन इजियर, तो इससे क्या होता है, जब एम्प्लॉयज के रूमर्स हैं, उनकी फॉल्स अजम्पशंस हैं, उनके जो मिसकंसेप्शंस हैं, वो जब दूर हो जाते हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन होता है, उनके साथ जब डिस्कस होता है पूरा चेंज, तो उस चेंज को वो फिर रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपका डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ चेंजेस। तो ये बेटा सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, एंड आई होप आपने काफी इंजॉय किया होगा आज का वीडियो, और आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, प्लीज यू मस्ट नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स कंप्लीटली इन योर नोटबुक, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। और बेटा थोड़ा सा पिछले 3-4 दिनों से कोविड के केसेस बहुत ज्यादा रैपिडली सीकर में इंक्रीज हो रहे हैं, सो प्लीज बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक हेल्दी फूड एंड टेक केयर। बाय बाय, और I hope you enjoyed today's video and lecture. Thank you so much. Have a nice day. और I wish you a lot. और please subscribe my channel and please like, comment and share this video. और बस फाइनली यही कहना था, और जब भी ईश्वर की इच्छा होगी हम लोग मिलेंगे स्कूल में, ऑफलाइन क्लासेस में। थैंक यू सो मच। और आप एक इसका शॉट ले लीजिए। स्टे सेफ, बाय बाय।